Starting with paper number 4, that is business economics. Now listen, ये भले ही चौथा पेपर है, पेपर 100 मार्क्स का है, 100 एमसीक्यूज मिलेंगे तुम्हें, हर एमसीक्यू होगा 1 मार्क ईच, ठीक है? इफ यू गिव अ करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क, लेकिन इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर यू विल गेट -0.25, मतलब 1 मार्क तो पूरा गया ही और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं, आउट ऑफ ऑल 4 इकोनॉमिक्स इज बेटर पेपर चारों पेपर्स में से। लेकिन अगर तुम इकोनॉमिक्स में 70 मार्क्स टारगेट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए एग्रीगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, लॉ एंड मैथ्स, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 50 से ऊपर स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। ओके, या इनफैक्ट 50 स्कोर करना भी मुश्किल होता है बच्चों के लिए। इनफैक्ट बच्चे अगर 40 मार्क भी ले आए तो बहुत है। तो अगर तुम्हें कोई पेपर एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा, व्हाट डू आई मीन बाय एग्रीगेट? करेक्ट, 200 मार्क्स टोटल चाहिए आउट ऑफ 400, और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में तुमको मिनिमम लेकर आने हैं 40। तो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैथ्स और लॉ जो सेकंड और थर्ड पेपर है तुम्हारा, वो तुम्हें 40 नंबर भी तुम ले आओ, 65 मार्क्स से ले आओ, उतना ही बहुत हो जाता है। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे तुमको 70 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे तो जाके तुम्हारा एग्रीगेट बनता है, नहीं तो बच्चे एग्रीगेट में भी रुकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भले ही तुमको आसान लगे या तुमको लगे कि हाँ इसमें 50 तो ले ही आएंगे, लेकिन टारगेट होना चाहिए टू स्कोर 70, नहीं तो एग्रीगेट रुकेगा। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पेपर 4 होता है, इसमें जनरली मोराल तीनों पेपर देकर आते आते बहुत लो चला जाता है और बच्चा ऑलरेडी काफी डिमोटिवेटेड होता है। तो इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो पेपर जा चुका है वो तो कभी वापस आएगा भी नहीं। ओके, उसके बारे में डिस्कस करके रो के तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हासिल नहीं होता है। ओके, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू पीपल कीप योर मोरल हाई। अगले पेपर का बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, भाड़ में जाए, जो जा चुका है जा ही चुका है, उसको तुम अनडन तो कर ही नहीं पाओगे कभी भी। हर फ्रेंड से डिस्कस करके हमारा तो इतना स्कोर आ रहा है, पूरा आंसर टैली कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। 1.5 डे मिलता है मुश्किल से प्रिपरेशन का, एक दिन का ऑफ रहता है। उस दिन जिस दिन तुम पेपर देके आते हो तुम्हारे पास 3-4 घंटे होते हैं, और जिस दिन तुम्हारा पेपर है अब इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे पास अगेन 4-5 घंटे मॉर्निंग के अवेलेबल होते हैं। दैट्स इट, इतना टाइम है और कोर्स बहुत ज्यादा है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 10, ठीक है, और 10 चैप्टर में हर एक में मल्टीपल यूनिट्स हैं। तो कोर्स ज्यादा है, 1.5 दिन में खत्म नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तुम्हें इससे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं, सीबीएसई एग्जाम में तुम्हें एक दिन का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, वो सफिशिएंट होता ही नहीं है कभी भी पेपर खत्म करने के लिए, मतलब पूरी पढ़ाई खत्म करने के लिए। तो इसलिए इट इज ओके इवन इफ यू गो विद अ प्रिपरेशन ऑफ 70 to 80%, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इतना प्रिपरेशन के साथ भी जा रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, बस जितना प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। थैंक्सफुली तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज दे दिए हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स इजियर प्रिपेयर कि हमको कौन सा चैप्टर पहले टारगेट करना है और कौन सा बाद में। ओके, फाइन। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट वन इटसेल्फ, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 is about nature and scope of business economics. अब ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसकी भी 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 डील करती है विद नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड यूनिट नंबर 2 डील करती है विद सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्लियर है? स्टार्ट कर रहे हैं विद यूनिट नंबर 1।
अब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होती है विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ allocation of scarce resources having alternative uses to satisfy unlimited human wants। बेटा एक ऐसी स्टडी जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अलोकेशन का मतलब होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। किस चीज का? थोड़े से रिसोर्सेस का। स्कैर्स मतलब जो चीज होती है कम। वो रिसोर्स जिसके कैसे यूजेस है? ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक से ज्यादा यूज जो किसमें काम आने वाले हैं? टू सैटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है। तो व्हेन आई स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या? हम अपने थोड़े से रिसोर्स, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जेब में है 10 रुपए, और उस रिसोर्स जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उससे तुम पेन खरीद सकते हो, पेंसिल खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो। उससे जब तुम डिसाइड कर रहे हो कि बेसिकली तुम्हें इस थोड़े से रिसोर्स को, ये 10 रुपए तुम्हारा स्केर्स रिसोर्स है, इसके ऑल्टरनेटिव एक से ज्यादा यूजेस हैं, अगर तुम उसे एलोकेट करते हो इन परचेज ऑफ पेन, मतलब तुमने उसे ऐसे एलोकेट किया या बांटा है जिससे कि तुम्हारी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो सकती है, तो क्या ये इकोनॉमिक्स है? हाँ, इवन दिस इज इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अगर तुम्हारे जेब में 1 रुपया भी है ना, और तुम उससे डिसाइड करो कि तुम्हें इस 1 रुपए से करना क्या है, तो वो भी इकोनॉमिक्स ही होता है। ठीक है। थोड़ा सा रिसोर्स जिसका तुम्हें किस तरह से यूज करना है, वो डिसाइड करना इकोनॉमिक्स होता है। अगर तुम डिसाइड करते हो कि हमें ये कोचिंग क्लास जाना है या वाई कोचिंग क्लास जाना है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। घर में अगर डिसाइड होता है कि यार मम्मी पापा का जो इनकम है उससे कितना खर्चा तुम्हारे एजुकेशन पे होगा, कितना हेल्थ पे होगा, कितना ग्रोसरी पे होगा, इवन दैट इज इकोनॉमिक्स। यानी एवरी फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू टेक वेयर यू मेक अ चॉइस, वो सारा इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर है? ओके। स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम अगली चीज पे आते हैं। दो तरह के इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स किससे डिराइव होता है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कोई अपने घर को कैसे मैनेज करता है, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स। क्या तुम्हारे घर में इकोनॉमिक्स लगता है? हाँ। तुम्हारे लोगों में अपन कंटिन्यूसली ये डिसीजन ले रहे हैं कि यार हमको ये चीज में खर्चा करना है, इसमें खर्चा कम करना है, इसमें ज्यादा करना है। इवन दे आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स अननोइंगली। तो अगर तुम्हारे घर में एक्स चीज लानी है वाई, इसका डिसीजन हो रहा है, वो भी इकोनॉमिक्स होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स को कैसे ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कमिंग ऑन टू टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटी चीजों की स्टडी, स्मॉल थिंग्स की स्टडी, उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो। नाम से ही क्लियर हो है। इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कहलाती है माइक्रो, और एग्रीगेट्स ग्रुप ऑफ यूनिट्स की स्टडी कहलाती है क्या? मैक्रो। ठीक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव होता है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव होता है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है। बड़ी बड़ी चीजों की बातें मैक्रो है, छोटी छोटी चीजों की बातें माइक्रो है। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ थ्योरी ऑफ प्राइस, बेटा थ्योरी ऑफ प्राइस किसका दूसरा नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसका दूसरा नाम है? मैक्रो का। तुमसे कोई 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है इसमें कि डिफरेंस बताओ बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है। बेसिकली तुमसे जो पूछा जाएगा वो कंसेप्चुअल चीजें होंगी, तुमको एग्जाम्पल दिया जाएगा और तुमको पूछा जाएगा बताओ ये माइक्रो है या मैक्रो है। ठीक है? तो यू शुड अंडरस्टैंड द फिलोसफी की ये है क्या।
थ्योरी ऑफ प्राइस वाला क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में, वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी ऑफ प्राइस माइक्रो का दूसरा नाम होता है। इनफैक्ट एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं माइक्रो को, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है, एक फर्म का प्राइस निकालना, फैक्टर का प्राइस निकालना, सारी चीजें कंसिडर करके वो रन नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन मैक्रो क्या करता है, मैक्रो बेसिकली सारी फर्म्स का प्राइस, सारी फर्म्स किसी इंडस्ट्री की, अलग अलग इंडस्ट्रीज के नेशन के लेवल की चीजों को कंपाइल करता है और उसके बाद प्राइसेस निकालता है, इसलिए उसे जनरल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, दोनों में क्या अंतर होता है? अगर मैं बोलती हूँ लक्स, इंडिविजुअल यूनिट फर्म होती है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ लक्स, सिंथॉल, पियर्स, डव, ये सब कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? सोप इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ फर्म्स डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, वो इंडस्ट्री होती है। तो रेमंड क्या है? इंडिविजुअल यूनिट, फर्म है। लेकिन रेमंड, सियाराम्स, मान्यवर, मोहे, ये सब कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो गए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एम आई क्लियर? टाटा सॉल्ट फर्म, लेकिन टाटा सॉल्ट, भास्कर सॉल्ट, अंकुर सॉल्ट, XYZ ये क्या है? सॉल्ट इंडस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन फॉर यू, अगर मैं एक फर्म का प्रॉफिट स्टडी कर रही हूँ, ये माइक्रो है या मैक्रो है? बेटा एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा होती है क्या? माइक्रो। अगर मैं सॉल्ट इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी कर रही हूँ, बेटा सोप इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, अगर एक इंडस्ट्री की भी बात हो रही है तो वो भी माइक्रो ही होता है। एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट, एक इंडस्ट्री का सप्लाई, एक इंडस्ट्री का डिमांड वगैरह वगैरह सब माइक्रो है। ओके, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं पूरी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, कितने सेक्टर्स हैं पूरी इकोनॉमी में? पूरी इकोनॉमी में है केवल 3 सेक्टर्स। कितने हैं? 3 सेक्टर है। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैं अगर तुम्हें बोलूं यहाँ की एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी, उनका आउटपुट स्टडी कर रहे हैं, तो तुम मुझे बताओगे ये माइक्रो है या मैक्रो है? नाउ दिस इज मैक्रो यार। पूरी इकोनॉमी में केवल कितने सेक्टर है? हमारे इकोनॉमी में ढेरों इंडस्ट्रीज हैं, हजारों में इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री का स्टडी करना, प्रॉफिटेबिलिटी या डिमांड सप्लाई, ये सब माइक्रो की चीजें हैं। लेकिन एक प्राइमरी सेक्टर में ढेर सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, माइनिंग, क्वेरिंग, या वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सब सब प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, अल्टीमेटली ये सारे ढेर सारे इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर रहे हैं। अगर ढेर सारी इंडस्ट्री को कंबाइन किया जा रहा है तो माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है। ये नेशन के लेवल की चीजों की बात होने लग गई। है मैं क्लियर? देखो यार, वैसे तो है ना, माइक्रो और मैक्रो का बड़ी सब्जेक्टिवली डिफाइन किया जाता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा रिजल्ट मैक्रो चीज है, लेकिन पूरी कंट्री के लिए वो माइक्रो ही है ना? अगर मैं तुम्हें बोलूं नेशन के लेवल की चीज हमारे लिए मैक्रो हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनली वो चीज देखी जाए, वर्ल्ड लेवल पे वो चीज देखी जाए, तो उनके लिए वो माइक्रो ही है। ठीक है, चल रहा होगा इनमें, वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इट्स नॉट रेलेवेंट टू देम, क्योंकि वो हमारे नेशन में चल रहा है, वो हमारे लिए बड़ी चीज है लेकिन उनके लिए नहीं है। ठीक है? तो माइक्रो और मैक्रो किसी पर्सन के लिए क्या चीज होगी डिपेंड करता है। ठीक है, आज तुम फेल हो गए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद नेशन के लेवल पे देखोगे तो उनको लगेगा कि हाँ एक स्टूडेंट का ही रिजल्ट अफेक्ट हुआ है।
ठीक है। अल्टीमेटली माइक्रो एंड मैक्रो आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे तुमको बाइफरकेशन कैसे करना है? नेशन के लेवल की चीजें आप मैक्रो, बाकी उसके अलावा जो भी चीजें वो है माइक्रो। जो नेशनल इम्पैक्ट करेंगे वो ही माइक्रो मैक्रो है, अदरवाइज दे आर माइक्रो। ठीक है। क्वेश्चन, गवर्नमेंट अपना बजट बना रही है बैठ के, माइक्रो है या मैक्रो है? गवर्नमेंट बजट इज मैक्रो, करेक्ट। अगर हम स्टडी कर रहे हैं सप्लाई ऑफ एन इंडस्ट्री, ओके, सप्लाई ऑफ एन इंडस्ट्री माइक्रो। अगर सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी किया जा रहा है, दिस इज मैक्रो। तुम अपना बजट बना रहे हो घर पे बैठ के, ये माइक्रो लेवल की चीज है। फिर बताओ, पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? Average income of an individual is per capita income. How do you calculate it? Total national income upon total population. That is the way you calculate per capita income. Right or not? अब बताओ, ये माइक्रो है या मैक्रो? इसका मतलब होता है एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये माइक्रो है या मैक्रो है? बेटा द आंसर टू इट इज, ये जो दोनों एग्रीगेट्स यूज करके निकाला जा रहा है ना, ये नेशन के लेवल के एग्रीगेट्स हैं, एंड दैट इज वाई ये क्या है, दिस इज मैक्रो। बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि जो भी तुम एडिशनली लिख रहे हो, जो नोट्स का ब्लैंक स्पेस है, तुम उसमें ही लिखते जाओ। ठीक है, एक ब्लैंक पेज यही सोच के दिया गया है कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसी में लिखते जाना है, क्योंकि अननेसेसरी कॉपी नहीं बनाने से कोई सेंस नहीं होता है, बल्कि हो जाता है एग्जाम के पहले पढ़ने का। और इसलिए बेटर है कि वो नोट्स में ही सारी चीजें कंपाइल रहें। ओके, फाइन, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेटा मैं तुम्हें फिर बोल रही हूँ, ये लोग तुम्हें है ना डिफरेंस फॉर्म में नहीं पूछेंगे, ये लोग तुमसे पूछेंगे, दे विल गिव यू स्टेटमेंट एंड दे विल आस्क यू कि बताओ तुम्हारे हिसाब से पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, क्या है ये। ओके, तो तुमको मीनिंग समझ में आना चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज विद माइक्रो मैक्रो ऑल्सो। तुमसे कोई मीनिंग नहीं पूछने वाला है, ओके, या 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। यू विल हैव टू डील इट इन सच अ मैनर कि तुमको कंसेप्ट समझे और तुम ऑप्शंस देख के समझ जाओ कि माइक्रो का एग्जाम्पल है, मैक्रो का है, पॉजिटिव का है या नॉर्मेटिव का है। जब भी इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स की बात होती है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है, लेकिन जब सजेशन दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैसा होना चाहिए, व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी, कैसा होना चाहिए, दैट स्थिति इज नोन एज नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव क्या है? क्या है, क्या था, और क्या होगा, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, ये कहलाता है क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई गिव यू सम एग्जांपल, यू टेल मी। मैं बोल रही हूँ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव? फैक्ट है या सजेशन है? फैक्ट है। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, अब ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? नॉर्मेटिव, दिस इज सजेशन एंड दिस व्हाट? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। एम आई क्लियर?
इफ आई से यू हमारी पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर चुकी है, बढ़ती जा रही है। फैक्ट है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। सजेशन है, आई एम गिविंग सजेशन, नाउ इट्स नॉर्मेटिव। ठीक है, तो तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा तुम वेरीफाई कर सकते हो? पॉजिटिव कैन बी वेरीफाइड, बेटा फैक्ट को ही वेरीफाई कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये चेक हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, ये कैसे चेक करोगे? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा जजमेंट देता है? वैल्यू जजमेंट, मतलब सही और गलत की स्थिति बताना। क्या सही है क्या गलत है? पॉवर्टी कम होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। सब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, और ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट तुम्हें क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? वैल्यू जजमेंट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव देता है और पॉजिटिव वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि तुमको बताना है इनमें से कौन सा इकोनॉमिक्स वेलफेयर प्रोपोजिशन देता है। क्या देता है? वेलफेयर प्रोपोजिशन। अब उसके लिए तुम्हें तीन तरह की इकोनॉमीज पता होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, वो कैसी इकोनॉमी होती है? जो काम करती है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तुम्हारे मेरे जैसे लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। ओके, व्हाट इज सोशलिस्ट? राइट, सोशलिस्ट वो होती है जिसमें गवर्नमेंट है और वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, और मिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राइट, ऑप्शंस कुछ इस तरह थे इस क्वेश्चन के। बताओ तुम्हारे हिसाब से सही आंसर क्या है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, इनमें से कौन सी इकोनॉमी वेलफेयर प्रोपोजिशन देती है? सोशलिस्ट इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज नॉर्मेटिव। नाउ लिसन, ऐसा तुमने इसलिए बोला कि तुम्हें प्रोपोजिशन वर्ड का मतलब नहीं पता है, और जब ये एग्जाम में आया तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए सोशलिस्ट करके ही आते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब होता है सही गलत के स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है, उसके स्टेटमेंट्स जब दिए जाते हैं तो उसे बोला जाता है प्रोपोजिशन। तो वेलफेयर से रिलेटेड जब स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसे कहा जाता है क्या? वेलफेयर प्रोपोजिशन। समझे? ठीक है, तो अल्टीमेटली वेलफेयर प्रोपोजिशन इज पर्यायवाची टू वैल्यू जजमेंट। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन ये आता ना कौन सी इकोनॉमी का एम है वेलफेयर करना, तो वो सोशलिस्ट होती। लेकिन कौन सी इकोनॉमी मेनली बताती है, ऐसे स्टेटमेंट्स देती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो कौन सी इकोनॉमी है? नॉर्मेटिव। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, हायर इन्वेस्टमेंट should result into higher growth. Higher investment should result into higher growth. ठीक है, ऑप्शन बी। नहीं देकर रखा है तुम्हें। CRR is better than SLR.
to control inflation. C, both, and D, none. बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है? सीआरआर एसएलआर का मतलब मैं बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कितना कैश तुम आरबीआई के पास जमा करते हो, मतलब बैंक आरबीआई के पास जमा करती है उनके टोटल डिपॉजिट्स का। ये जनरली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जितना ज्यादा पैसा कैश फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट होगा उतना कम लोन बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, सेम थिंग अप्लाइज टू एसएलआर। आरबीआई डिसाइड करती है एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जितने भी डिपॉजिट बैंक को रिसीव होते हैं उसका एक परसेंटेज बैंक खुद के पास रखती है लिक्विड एसेट फॉर्म में। उतने पैसे का ही फिर से लोन नहीं बांट सकते। जितना ज्यादा एसएलआर उतना लोन बढ़ेंगे। हाँ, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, ओके, आप बताएं ए बी सी या डी? लिसन, इसमें ए ऑप्शन से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है वो शुड है। व्हाट शुड बी, ऐसे स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन ये नॉर्मेटिव नहीं है। ये कैसे पता आपको? दे फैक्ट बोल रहे हैं। हायर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू हायर ग्रोथ। अब वो शुड उन्होंने बीच में जान करके फंसाया ताकि बच्चे ए ऑप्शन टिक करके आए, और बच्चे ए ऑप्शन भी टिक करके आए हैं। ठीक है, ठीक है, हायर इन्वेस्टमेंट शुड आ गया, शुड आ गया तो एकदम मोटिवेशन आ जाता है। यही नॉर्मेटिव है। ओके, ये तो फैक्ट है, ये तो सजेशन है ही नहीं। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, जितना ज्यादा प्लांट एंड मशीन में खर्चा होगा उतना ज्यादा ग्रोथ बढ़ती जाएगी। बी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है और इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सीआरआर इज बेटर देन एसएलआर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बेटा ये जग जाहिर फैक्ट नहीं है कि सीआरआर ही हर बार अच्छा होता है। अगर ऐसा ही होता तो एसएलआर की जरूरत ही नहीं है फिर तो। उनको पता ही है सीआरआर अच्छा है तो बस सीआरआर ही रखो ऑप्शन में। नो नीड ऑफ एसएलआर देन तो। ओके, लेकिन आप सिचुएशन को देखते हुए बताते हो कि आप नहीं, अभी सीआरआर बेटर ऑप्शन है एसएलआर की जगह। एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी सही है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन ए। बेटा ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पे शुड वाला ऑप्शन सही नहीं था। ओके, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम शुड वाला ऑप्शन ही सही होता है। क्लियर है? इट वॉज दी ओनली केस, नहीं तो जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए उसमें शुड वाला ऑप्शन ही सही निकला है। ठीक है, लेकिन ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था और इसलिए डिस्कस किया जा रहा है। रिपीट करो, कौन सा इकोनॉमिक्स स्मॉल चीजों की बात कर रहे हैं? माइक्रो। कौन सा एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं? मैक्रो। थ्योरी ऑफ प्राइस किसका दूसरा नाम है? माइक्रो। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? मैक्रो। किसमें जनरल इक्विलिब्रियम की बात होती है? मैक्रो। और पार्शियल इक्विलिब्रियम? माइक्रो। ठीक है, एक फॉर्म की स्टडी का है माइक्रो, एक इंडस्ट्री की स्टडी माइक्रो, है ना? फिर एक सेक्टर की स्टडी मैक्रो, ये बड़ी बात हो गई है। ओके, और नेशन के लेवल की स्टडी भी है मैक्रो। कैपिटा इनकम क्या होता है? माइक्रो या मैक्रो? इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन। ठीक है, फिर मुझे बताओ जब फैक्ट्स की बात हो रही है कौन सा बेटा? बेटा पर कैपिटा इनकम, क्योंकि टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन है। भले ही आप एवरेज इनकम निकाल रहे हो एक इंडिविजुअल की, पर वो एवरेज निकला कैसे है? नेशन की इनकम डिवाइडेड बाय नेशन की पॉपुलेशन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मैक्रो। फैक्ट की स्टडी पॉजिटिव, और सजेशन नॉर्मेटिव। वेरीफाइबल पॉजिटिव। वैल्यू जजमेंट कौन सा देता है? वेलफेयर प्रोपोजिशन कौन सा देता है? नॉर्मेटिव। व्हाट ऑट टू बी? नॉर्मेटिव। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी? पॉजिटिव। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है यार, मैंने तुम्हें अभी लिखवाया नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स इज अ नेम ऑफ पॉजिटिव and prescriptive economics is a name of normative. Positive economics is also known as descriptive economics, and normative is also known as prescriptive economics.
नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव होता है। बेटा इसको ऐसे याद रखना कि प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना डॉक्टर के थ्रू, वो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो उसका सजेशन है, ये दवाइयां लेने से शायद आप ठीक हो जाओगे। बेसिकली दैट डॉक्टर इज सजेस्टिंग इट, ओके, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड दैट इज व्हाई सजेशन वाली चीज नॉर्मेटिव को प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। Am I clear? Okay. Coming on to the next topic, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अभी तुमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। क्या थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? Study of allocation of scarce resource having alternative use to satisfy what unlimited human wants। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पर। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है जोएल डीन ने। किसने दी है? जोएल डीन, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुके हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को जोएल डीन ने डिफाइन किया है। इसका दूसरा नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। किसका पार्ट है ये? बड़ा टर्मिनोलॉजी है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और उसका हिस्सा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब जब आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस। सिर्फ बिजनेस में यूज नहीं होता है ना इकोनॉमिक्स, तुम डे टू डे लाइफ में यूज करते हो यार, उसको डिराइव ही किया है फ्रॉम इकोनॉमिया मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, राइट? नॉट ओनली बिजनेसेस यूज इट, बट देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन व्हिच इकोनॉमिक्स इज यूज्ड। पूरी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स से चल रही है यार। It doesn't work due to random decisions. It works after we are taking positively, thoughtfully economic decisions. Am I clear? मतलब ये करने से लोगों को कितना फायदा होगा, ये करने से लोगों को कितना नुकसान है होगा। कोई भी अच्छी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स से चलती है, ठीक है? ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक्स को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली छोटा हो गया ना विजन, राइट? यानी कि यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन व्हाट? बिजनेस, उसे बोला जाता है बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस में नहीं और भी जगह यूज होता है, इसलिए जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है बहुत बड़ी फील्ड है, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, वो होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका छोटा सा हिस्सा है, ओके। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग for best use of organization's scarce resources। ये डेफिनेशन तुम्हें दी हुई होगी, अंडरलाइन कर लो। जब इकोनॉमिक एनालिसिस को किसमें यूज कर रहे हो? बिजनेस में यूज कर रहे हो। किस में यूज कर रहे हो? ताकि तुम अपने बिजनेस के रिसोर्स को बेस्ट तरह से यूज कर पाओ। तो वो क्या कहलाता है? वो ही बेसिकली क्या कहलाता है? दैट इज ओनली नोन एज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या बेटा? हमेशा ध्यान रखना जो इकोनॉमिक्स का मेन कोर है वो है स्केर्स रिसोर्स को कैसे बेस्ट तरह से यूज किया जा सकता है। How your scarce resources can be used efficiently in the best possible manner. That is what is economics about. समझे क्या? ठीक है, अब अप्लाइड इकोनॉमिक्स देखो यार, एक तो तुमको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची क्या है, किसने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स का पार्ट है? आंसर वुड बी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है इसमें से वो ये है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल्स उसके वहां नोट्स में नहीं आए, तुम लिख लो। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? किसके एग्जाम्पल है? यहाँ बिजनेस नहीं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के, ठीक है।
रिपीट करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी है? जोएल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक्स? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अच्छा क्वेश्चन, बताओ, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑप्शन बी कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्शन सी रिग्रेशन एनालिसिस, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, दैट्स नॉट अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड दैट इज माय करेक्ट इज इकोनॉमिक एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। किसने दी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? जोएल डीन ने दी है। फिर बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है uh, उसका डेफिनेशन क्या है? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग फॉर बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्carce रिसोर्सेस। वेरी गुड। अब आ जाते हैं अगले चीज पे, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कैसा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो सी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप नेचर पता करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप पता करने की कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली होता कैसा है, वो साइंस है, वो आर्ट है, वो लिटरेचर है, वो प्रोफेशन है, वो क्या है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश। अब ये जितना भी तुमको 8 पॉइंट्स लेके रखे हैं, उसका मेनली तुमको ध्यान रखना है हेडिंग, और वो हेडिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अंदर का डिस्क्रिप्शन रटने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? Business economics is a science. What do I mean by science? Correct. It has got its own theories, its own laws जो हम पढ़ते हैं। Wow. ठीक है, मतलब जैसे साइंस के अपनी थ्योरीज और लॉज होते हैं, वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी अपने थ्योरीज एंड लॉज हैं। सेकेंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। क्यों है वो आर्ट? आर्ट को, आर्ट की थ्योरीज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को भी आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज मोर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मोर माइक्रो है, मतलब यार बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना आपके बिजनेस में डिसीजन लेना, और अगर आप आपके बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल फर्म में डिसीजन ले रहे हो। जब आप इंडिविजुअल फर्म लेवल पर डिसीजन लेते हो तो मैक्रो चीज नहीं होती रे, ये माइक्रो है। दैट इज व्हाई इट इज मोर माइक्रो इकोनॉमिक्स। It is more micro, but it has components of macro. ये माइक्रो तो है, लेकिन इसमें किसके कंपोनेंट्स आते हैं? इसमें कंपोनेंट्स आएंगे ऑफ मैक्रो लेवल। अरे अपने बिजनेस में डिसीजन लेना है तो इनकी पिंकी पोंकी करके नहीं लिए जाते हैं। आप पहले पूरे नेशन के लेवल की चीजें पढ़ते हो, कितना टैक्स लग रहा है इस इंडस्ट्री में, कितनी सब्सिडीज है, हमको प्लांट एंड मशीन में कितना लोन मिल जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बिना नेशन के लेवल की चीजें पढ़े आप अपने बिजनेस में डिसीजन कभी नहीं ले सकते। तो यू कैन नॉट टेक माइक्रो डिसीजन विदाउट स्टडिंग द नेशनल लेवल चेंजेस, एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो हैज कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic इन नेचर। pragmatic का मतलब होता है हाईली प्रैक्टिकल होता है नेचर। हाईली प्रैक्टिकल यानी व्हाट डू आई मीन बाय हाईली प्रैक्टिकल इन नेचर? बेटा ये थियोरेटिकल नहीं है। जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हाईली थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम में आ गए, आई थिंक जून 24 में। ओके, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हाईली प्रैक्टिकल इन नेचर। कैसा होता है ये? इट्स हाईली प्रैक्टिकल इन नेचर। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज पे आ जाते हैं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहा है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को कंबाइन करता है।
It combines multiple subjects and multiple disciplines. That is what is meant by interdisciplinary. ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनाए, राइट? ठीक है, मतलब यार बिजनेस में अगर डिसीजन लेना है तो सफिशिएंट नहीं है कि अरे हमको तो बस अकाउंट्स आता है एंड वी आर हैप्पी विद इट। तुमको अकाउंट्स आना चाहिए, तुमको फाइनेंस आना चाहिए, तुमको एचआर मैनेजमेंट आना चाहिए, तुमको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, तुमको मार्केटिंग भी आना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल सब्जेक्ट जिसके नॉलेज के साथ तुम काम कर पाओगे, बिजनेस चलाना है। ओके, तो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए आपको मल्टीपल चीजें कंबाइन करनी पड़ेगी, मैथ्स, स्टैट्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू हैव टू कंबाइन। ओके, सेवेंथ, इट इज studying theory of markets and private enterprises. It studies theory of markets and private enterprises. ये मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की थ्योरी स्टडी करता है। मीन्स व्हाट? बेटा अगर आपने अपने आसपास के एंटरप्राइजेस को स्टडी नहीं किया, किस तरह के मार्केट में हो, आप इकलौते सेलर हो पूरे मार्केट में, मोनोपोली है, या फिर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी बिफोर स्टडिंग ऑल दिस। अगर तुम अपने बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो तो आप गलत डिसीजन ही ले रहे हो। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टडी कि आप कौन से टाइप के मार्केट में हो और किस टाइप की प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्टली इट इज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर। मोर नॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि बेटा यार बिजनेस में डिसीजन लेना है या ना सजेशन लेना है, दैट इज व्हाई इट इज मोर नॉर्मेटिव। लेकिन बिजनेस में सजेशन देने के लिए बिना फैक्ट पढ़े तो नहीं जा सकते हो आप, एंड दैट इज व्हाई इट हैज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव। बिना फैक्ट पढ़े सजेशन नहीं दिए जा सकते। आज अगर तुम भी किसी को सजेशन देना चाहते हो, तुमको फैक्ट्स पता होने चाहिए। ओके, अगर आज मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि भैया इकोनॉमिक्स में 70 स्कोर करने पड़ेंगे एग्रीगेट बनाने के लिए, तो आई शुड हैव स्टडीड द फैक्ट्स कि कहाँ क्या चीजें हो रही है। हमें क्लियर? तो सजेशन डजंट कम बिफोर स्टडिंग फैक्ट्स। अगर कोई पर्सन ऐसा सजेशन दे रहा है तो वो रैंडम सजेशन, इट्स नॉट हेल्पफुल। फोर्थ वाला, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो। बेटा बिजनेस में डिसीजन लेना है ना, इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेना होता है। ओके, तो वो माइक्रो है, लेकिन बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए आपको वर्ल्ड लेवल की चीजें, आपको इकोनॉमी के लेवल की चीजें पता होनी चाहिए। तो आप माइक्रो डिसीजन भी ले रहे हो तो भी मैक्रो लेवल की चीजें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस में कितना टैक्सेशन है, कितना सब्सिडी है, कितना लोन मिल जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस चल रहे हैं, कितनी डिमांड आ सकती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। एम आई क्लियर? रिपीट। 8 पॉइंट्स बताए मैंने तुम्हें, 8। क्या क्या है वो पॉइंट्स? It is science, it is art, it is micro, has components of macro, pragmatic, normative, elements of positive and interdisciplinary, and studies theory of markets and private enterprises. ठीक है, क्वेश्चन आया था, आई थिंक जून 24 में आया था। क्वेश्चन ये था कि बताओ इनमें से कौन सा सही है विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर। ऑप्शन ए इट इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इट इज नॉर्मेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। मेरे हिसाब से तो बेटा आइडियली आंसर शुड बी सी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव बोथ, लेकिन इन लोगों ने आंसर दिया है नॉर्मेटिव इन नेचर। बेटा इसको बोला जाता है लकीर के फकीर। अगर सिर्फ हेडिंग देख के पेपर बना है तो इन लोगों ने हेडिंग देखी कि नॉर्मेटिव हेडिंग है, अंदर के डिस्क्रिप्शन में बोल रखा है इट हैज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव आल्सो, बिना फैक्ट पढ़े सजेशन नहीं आते। ओके, अपने बिजनेस को भी तो फैक्चुअली पढ़ो ना, कितना डिमांड किस साल रहा है। तो आइडियली आंसर सी होना चाहिए, लेकिन जून 24 में जब ये क्वेश्चन आया तो इन लोगों ने आंसर कंसिडर किया है बी, इट इज नॉर्मेटिव। आई नो बहुत ही वियर्ड है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होगा तो यू हैव टू टेक व्हाट, नॉर्मेटिव। ओके, क्यों?
क्योंकि बस हेडिंग है नॉर्मेटिव और तो कोई रीजन ही नहीं बनता है। कमिंग ऑन टू स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा अगर स्कोप की बात करें तो बेसिकली दो चीजें आएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में बेसिकली दो चीजें कवर्ड है, वन इज माइक्रो, अनदर वन इज मैक्रो। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल की चीजें और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़े लेवल की चीजें। तो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन लोगों ने क्लियर टॉपिक्स विद डिस्क्रिप्शन देके रखा है कि क्या क्या माइक्रो में कवर होगा, तो उनको ना मेनली हेडिंग याद रखनी है। ठीक है। और मैक्रो में सिर्फ एग्जाम्पल देके रखे हैं। तो माइक्रो की हेडिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड रिसेंट अटेम्प्ट्स में कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है। अब माइक्रो में इन लोगों ने क्या दिया है, मैं बेटा उस सीक्वेंस में बता रही हूँ जिसमें तुमको याद करने में इजी रहेगा। सबसे पहले डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ये तुम्हारे सिलेबस का चैप्टर 2 है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये तुम्हारे सिलेबस का चैप्टर 3 है। मार्केट्स, ये तुम्हारे सिलेबस का चैप्टर 4 है। तो ये जो तीन नाम है ये तो तुम्हारे चैप्टर के ही नाम है। बेटा तुम समझो देयर इज अ डिफरेंस, नेचर मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स किसके क्लोज है, साइंस है, आर्ट है, क्या है इनमें। और स्कोप मतलब इसमें कवर क्या क्या होगा। ओके, तो तीन तो चैप्टर के नाम बोल दिए इनने। अब दो चीज जो दी है इनने वो तुम्हारे अकाउंट्स के बैलेंस शीट के एसेट्स का दो पार्ट्स देके रखे हैं, एक करंट एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक का मैनेजमेंट, बेटा ये क्या है, ये भी माइक्रो है। आपको कितना स्टॉक भरना चाहिए, कम भरोगे तो भी दिक्कत है, डिमांड आएगी तो शायद पूरी नहीं कर पाओगे। ज्यादा भर गया तो पेमेंट हाथों हाथ निकालना पड़ जाएगा, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। So there should be a proper balance of stock. Then next है capital budgeting. What do I mean by capital budgeting? Capital budgeting का मतलब होता है कि नहीं, 5 मिनट में आगे। हाँ, कैपिटल बजटिंग यानी क्या, कैपिटल बजटिंग मतलब कोई एसेट तुम्हें खरीदनी है या नहीं। मतलब यार आज तुम एक फोटोकॉपी मशीन भी लगा रहे हो ना, एक फोटोकॉपी शॉप खोल रहे हो, तो उसमें भी तुम देखते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और उसके अगेंस्ट कितना खर्चा आज लग रहा है। एक प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हो, प्लॉट खरीदने जाते हो, तो यू हैव टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कि आज मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा लगा है और इसके अगेंस्ट में रिटर्न कितने टाइम में कितना आ जाएगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये फिक्स्ड एसेट को लेकर डिसीजन होते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट करंट एसेट रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन फिक्स्ड एसेट रिलेटेड है। एम आई क्लियर? अब 3 पॉइंट तो बेसिक है इकोनॉमिक्स के। रिसोर्स एलोकेशन, ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ही है कि आप अपने रिसोर्स को किस तरह से बांटोगे। प्रॉफिट एनालिसिस, तुम्हारे बिजनेस से तुम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और उसके साथ साथ रिस्क एनालिसिस, कितनी रिस्क है तुम्हारे बिजनेस में। ये सारी चीजें, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, रिसोर्स एलोकेशन, जेनेरिक चीजें। फिर कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, करंट और फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तीन टॉपिक तुम्हारे ही सिलेबस के हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर। डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट्स। ठीक है। मैक्रो के इन लोगों ने महज कुछ एग्जाम्पल देके रखे हैं। मैक्रो के क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी क्या, हमारे ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कौन कौन से हुए हैं। बिजनेस साइकिल्स, तुम्हारे बिजनेस में मतलब तुम्हारी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं उसको स्टडी करना, रिसेशन का ट्रेंड है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, क्या चल रहा है। थर्ड, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स एंड सब्सिडी की पॉलिसी। देन मनी पॉलिसी, तुम्हारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे,
गवर्नमेंट ज्यादा लोन बांटना चाहती है, कम लोन बांटना चाहती है, ये सारी चीजें मैक्रो लेवल की चीजें होती है। तुम्हारे देश में पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ऑल आर मैक्रो। एम आई क्लियर? तो अब मैक्रो में तो केवल एग्जाम्पल है, माइक्रो है जो मेन है। तो मैक्रो टॉपिक्स रिपीट कर दूं। पहले तीन तो तुम्हारे चैप्टर के नाम है, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फिर बताओ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, और फिर तीन जेनरिक पॉइंट्स हैं, रिस्क एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब लास्ट टॉपिक जिसके साथ ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फ्रंट पेज पे दिया हुआ है वेल्थ डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की सबसे पहले जो डेफिनेशन आई वो थी वेल्थ डेफिनेशन, और ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है, एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेल्थ डेफिनेशन मिला, फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। अच्छा ओके, नहीं यार बट देखे भी रखा है फ्रंट पेज पे, जस्ट चेक। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है। हाँ हाँ हाँ, वो अंडरलाइन कर लेना। और उसकी बुक का नाम क्या है? करेक्ट, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कब आई थी? ये तो फ्रंट पेज पे दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लिया है बेटा। सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी इन इकोनॉमिक्स वो थी वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, और उसकी बुक का नाम ये भी एग्जाम में आ चुका है, वेल्थ ऑफ नेशन है। 1776 भी आ चुका है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। क्यों इसे फादर बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि इसने परफेक्ट डेफिनेशन दी, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑन इकोनॉमिक्स है ये फर्स्ट डेफिनेशन थी ऑन इकोनॉमिक्स। सेकेंड फेज की जो डेफिनेशन आई है वो है कौन सी डेफिनेशन? वेलफेयर डेफिनेशन। लोगों ने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ को, बोला कि सर वेल्थ की बात की तुमने, वेलफेयर की तो बात ही नहीं करी। अब वेल्थ की बात किसने करी फिर? वेलफेयर की बात करी अल्फ्रेड मार्शल ने। उसने बोला यार इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट वेल्थ ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट वेलफेयर। लोगों ने फिर बोला, इसको भी क्रिटिसाइज किया, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं करी तुमने। तो फिर तीसरा इकोनॉमिस्ट आया, दैट इज रॉबिन्स। जो आज की तारीख की डेफिनेशन तुम देखते हो दैट इज अ मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ रॉबिन्स की डेफिनेशन। ये सबसे पॉपुलर डेफिनेशन बनी, स्कैर्सिटी डेफिनेशन बोला जाता है इसे। एंड लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन ये किसने दी है? पॉल सैमुअलसन ने। ये दी है पॉल सैमुअलसन ने। ये चार फेजेस हैं जिसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई है। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन बनी स्कैर्सिटी डेफिनेशन, लेकिन सबसे डिटेल्ड डेफिनेशन थी इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। ठीक है, रिपीट करो फिर आई लीव। बताओ कौन से चार फेजेस में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आएंगी? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बताओ सैमुअलसन ने कौन सी दी है? रॉबिन्स ने वेल्थ, एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल ने दी है वेलफेयर डेफिनेशन दी है। और वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने दी है? एडम स्मिथ। ये बुक कब आई? 1776 में। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। जाओ।